हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है सबको? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो ये शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ इस तरह के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है ना बनाना है, आप वेक्टर में कुछ पढ़ चुके हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन है ना स्टार्ट करना है बनाना। जब आपको इवनिंग का बैच जिसमें रिवीजन करा रहे थे उसमें भी मैंने इस तरह का एक दो क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, तो आपको है ना फटाफट बनाना है। चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे लग जाइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 3, 4, 8 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे है ना चैप्टर्स में आगे प्रोसीड करेंगे। चलो बनाओ फर्स्ट वाला फटाफट। Vector A points northeast and its magnitude is 3 kg meter per second. It is multiplied by scalar lambda such that lambda is -4 second. -4 second. Find the direction and magnitude of the new vector. Does it represent the same physical quantity or not? बताओ। The direction southwest, magnitude 12. डायरेक्शन साउथ वेस्ट बोल रहा है और मैग्नीट्यूड बोल रहा है 12। इज दिस क्लियर? यस सर, ये सेम आंसर। क्या सेम आंसर है सबका? यस सर। ठीक है, चलिए देखते हैं बाकी सब जिनका नहीं बन पाया। आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि देखिए यहाँ पे लिखा है वेक्टर ए। इस वेक्टर ए का जस्ट एक मिनट, इस वेक्टर ए का जो पॉइंट था वो नॉर्थ ईस्ट था और उसका मैग्नीट्यूड था 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब मेरे पास वेक्टर ए का बात आएगा तो इसका मैग्नीट्यूड है 3 और इसका 3 केजी मीटर पर सेकेंड और इसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। अब जब आप एक नया वेक्टर बी बनाते हैं जो एक्चुअली इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करने से आता है, लैम्डा ऑफ ए, ठीक है ना, लैम्डा से मल्टीप्लाई करने से आता है। लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है -4 इंटू सेकेंड और आपके पास ए है 3 केजी मीटर पर सेकेंड और इसका डायरेक्शन जैसे मेंशन था नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अभी जरा गौर करो, ये सेकंड से ये सेकंड इनवर्स कैंसिल, और जब आप इस बी वेक्टर को लिखेंगे तो क्या ये -12 केजी मीटर नॉर्थ ईस्ट आया? रोहित बाबू आप एकदम सही हैं, साउथ वेस्ट। लेकिन आप बताइए साउथ वेस्ट कैसे आप लिए? क्योंकि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव में डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। वेरी गुड, ये निगेटिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। अभी देखो जरा गौर से, सबको यहाँ पे समझो, ये हम लोगों का ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ ईस्ट इधर है, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट, लेकिन यहाँ पे लगा है एक नेगेटिव साइन, इसका मतलब उसके अपोजिट में होगा बी वेक्टर। बोलो समझ में आया? और ये अपोजिट क्या है, तो इधर है वेस्ट और नीचे है साउथ, तो क्या हम लोग बोल देंगे साउथ वेस्ट? अरे बोलो बोलो, समझे? यस सर। तो आपका जो बी वेक्टर होगा वो होगा 12 केजी मीटर और उसका डायरेक्शन होगा साउथ वेस्ट। आई होप सो सबको समझ में आया। किसी को कोई डाउट? नो सर। सब कोई इज दिस क्लियर? कहीं कोई इशू नहीं ना? नो सर। चलिए ठीक। सर रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इस पे नहीं होगा, जूम पे नहीं होगा, वो एक्चुअली दूसरे मोबाइल पे होगा और फिर उसको ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, जूम वाला रिकॉर्डिंग उतना क्लियर नहीं आता है। ये ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना? चलो क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। 12 सॉरी 2 वाले को सॉल्व करो फटाफट। सर 21 मीटर सर। तुम बना लिया पहले? सर उस दिन क्लास किए थे, हम ही ऐसे दिए थे। अच्छा वेरी याद गुड, है वो वाले। ठीक है ठीक है। अभी देखिए, चलिए आप चुप रहिए, फिर आप और दो स्टूडेंट है ना, आप लोग किए हैं क्लास तो आप शांत रहे, बाकी सबको बनाने दें। चलिए जी बनाइए फटाफट। हो गया? देखो, वेक्टर को एकदम हर तरीके से समझना है, आपको हर तरीके से वेक्टर समझ में आना चाहिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपके पास एक रूम है, इस रूम का डायमेंशन इस तरीके से ना मेंशन है। ठीक है, हाँ,
अभी देखिए ये ऊपर की तरफ मान लीजिए आपका y एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए आपका z एक्सिस हो गया, और ये मान लीजिए आपका x एक्सिस हो गया। तो रूम का जो डायमेंशन दिखा है मान लो LBH का फॉर्म है, ठीक है। तो एक आप मान लो 10 मीटर इधर है, तो एक मान लीजिए 12 मीटर इधर है, और हाइट में मान लीजिए 14 मीटर या कुछ भी जैसे रहेगा वैसे दे। अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो इसका वेक्टर कौन सा बनेगा, आप देखो हम एक पॉइंट को मार्क करेंगे, आप बताना तो क्या यहाँ तीनों का तीनों कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट पे? क्या इसका x कोऑर्डिनेट 10, उसका y कोऑर्डिनेट 12, सॉरी y कोऑर्डिनेट 14 और उसका z कोऑर्डिनेट 12 है? बोलो है कि नहीं? यस सर। तो ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाने वाला अगर कोई वेक्टर आप लिखते हैं, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आप लिखते हैं, तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को 10i कैप प्लस 14j कैप और प्लस 12k कैप लिखेंगे? बोलो हाँ या ना, समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो अगर आपसे उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए, तो लास्ट आप पढ़े थे ना, रूट अंडर उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर, उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस उसके z कंपोनेंट का स्क्वायर होगा। बोलो समझ में आया? यस सर। सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर। सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर। क्या आपको ये वेक्टर समझ में आया कैसे लिखे हैं? यस सर। ठीक है, हम देखते हैं अब आपको, आप लोगों को थोड़ा देखते हैं आप लोग कितना अच्छा दिमाग दौड़ाते हैं। देख लीजिए सब कुछ अच्छे से, अब जरा गौर कीजिएगा। कुछ पूछ रहे हैं भाई? तैयार हो जाओ, ठीक है। पुराना क्वेश्चन बहुत बोलता है। ये A है, ये B है, ये C है, ये ओरिजिन का O है, यहाँ D है, ये E है, ये F है, ये G है। ओके, सब पॉइंट हो गया ना? सब पॉइंट आपको दिख भी रहा क्लियरली, कोई दिक्कत तो है नहीं कहीं किसी को? बाकी डायमेंशन आप देख लीजिए। अगर आपसे मान लो कुछ इस तरीके से बात पूछा जाए, इस तरीके से आपको बोला जाए, अगर कुछ इस तरीके से आपको बोला जाए, दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, ओके। अगर हम आपसे एक चीज यहाँ पे ये बोले कि देखो भाई फिगर आप देख रहे हैं ना, आप ओसी वेक्टर कितना लिखेंगे ये बताएं। सर 12। खाली 12 मत बोलना, हमको उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब जानना है। सर 12 जे कैप। सर 12 के कैप। 12k कैप, 12k कैप, 12k कैप। इज दिस क्लियर? यस सर। तो 12k कैप। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, OE वेक्टर हम लोग कितना लिखेंगे? OE वेक्टर सर 10i कैप। 10i कैप। 10i कैप, ठीक है। अच्छा अब जरा सोच के बताओ, यहाँ पर हम लोग OA वेक्टर कितना लिखेंगे? 14 जे कैप। 14 जे कैप। वेरी गुड। अच्छा अगर हम आपसे पूछते हैं कि भाई जरा बताओ जरा OD वेक्टर कितना लिखोगे? OD वेक्टर, OD, OD वेक्टर, 10i कैप 12 जे कैप। वेरी गुड। OD वेक्टर को गौर से देखो भाई, वो x और z के प्लेन में लाई करने वाला है। उसमें x का वैल्यू 10 और z का वैल्यू 12 नहीं होगा? अरे बोलो, नहीं समझा? देखो D यहां पे है, ठीक है। तो क्या उसका x वाला कंपोनेंट OE और z वाला कंपोनेंट OC नहीं है? यस सर। ठीक है। तो OD वेक्टर होगा x के लिए 10i कैप और z के लिए प्लस 12k कैप। अगला देखना OB वेक्टर बताओ भाई। OB वेक्टर, ये है O, ये है B। OB वेक्टर बताओ। 14 जे कैप प्लस 12 के कैप। सब कोई देखो
O से D को मिलाने का कोशिश करो। हम ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज्यादा फिगर्स में है ना, बहुत ज्यादा लाइन खींच जाएगा। O से B को मिलाने का कोशिश करो। क्या उसका Y कंपोनेंट 14 और Z कंपोनेंट 12 है? यस सर। तो आप लिखेंगे उसका Y कंपोनेंट लिखेंगे 14 J कैप, और उसका Z कंपोनेंट लिखेंगे 12 K कैप। अच्छा, अब हम आपको थोड़ा परेशान कर रहे हैं, जरा देखते हैं आप कैसे सोच पाते हैं। हम आपको रिवर्स करने का कोशिश कर रहे हैं, रिवर्स, उल्टा वेक्टर हम लिखने का कोशिश कर रहे हैं। हम लिखना चाहते हैं एडी वेक्टर, हम लिखना चाहते हैं ए से डी की तरफ, एक नया कलर दिखाते हैं हम आपको। एडी वेक्टर लिखना चाहते हैं भाई, एडी वेक्टर लिखना चाहते हैं। कौन सा ले ले? ब्लैक ले लेते हैं। ए से डी की तरफ वेक्टर लिखना चाहते हैं, एडी वेक्टर लिखना चाहते हैं। इसका एरोहेड ए से डी होना चाहिए। एडी वेक्टर लिखना चाहते हैं। 10 I cap 12 J cap 2 10 I cap 14 J cap 12 K cap। सब प्लस? यस सर। ना, एक माइनस ए से डी तक एक माइनस होगा। अरे तुम देख नहीं रहा, वाई वाला में नीचे जा रहा है, वाई में नीचे जा रहा है। यस सर, y माइनस होगा। देख भाई, एक्स में तो ये राइट जा रहा है, एरो देखो राइट जा रहा है। जेड में भी ये आगे आ रहा है, प्लस आ रहा है, लेकिन वाई में देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। बोलो नहीं समझा? समझ गए सर। सब कोई एक दो से काम नहीं होगा, सब कोई। यस सर, समझ गए। दामिनी समझे? दामिनी? यस सर। ठीक है, और हमारे देवांश? यस सर। ओके, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख दें, एक्स वाला 10 आई कैप, वाई वाले में -14 जे कैप, और जेड वाले में लिख दे +12 के कैप। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, तो वेक्टर आपको ऐसे लिखना है, और इसी को आप कहते, देखिए ये सब कहलाता है वन डायमेंशनल वेक्टर, जिसमें केवल एक है ना, ये सब वन डायमेंशनल वेक्टर है। जिन सब में दो दो कंपोनेंट है, जैसे ये वाला दो गो कंपोनेंट है, ये वाला दो गो कंपोनेंट है, ये सब कहलाता है वेक्टर इन अ प्लेन और प्लेनर वेक्टर, टू डायमेंशनल वेक्टर। और जिसमें तीन कंपोनेंट होता है, जैसे ये वाला में तीनों कंपोनेंट था ना, ये डी वाला में इसमें तीनों कंपोनेंट है ना, ये सब कहलाता है स्पेस वेक्टर या थ्री डायमेंशनल वेक्टर, स्पेस वेक्टर या फिर थ्री डायमेंशनल वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ओके, ठीक है, तो ये चीज था आपके पास, आपको बनाना है। अब आप आइए यहाँ पे, ये थर्ड वाला का आंसर दीजिए, ये थर्ड वाला क्वेश्चन। सर ए। सर फर्स्ट वाला। A vector is not changed if it is displaced parallel to itself. Very good. अगर आप किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल में शिफ्ट करते हैं, वो नहीं बदलेगा। चलिए जरा देखते हैं। एक वेक्टर है मेरे पास लिखा हुआ, नाम है उसका p। अब हम इसको इसी के पैरेलल हम कहीं भी लेके चल जाए, हमको इसको इसी के पैरेलल हम कहीं भी लेके चल जाए, वो p वेक्टर है तो p ही वेक्टर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस p को घुमाना स्टार्ट कर दें, जो मेरे p का डायरेक्शन था, अगर हम इसको घुमाना स्टार्ट करें, तो जब आप इसको रोटेट कीजिएगा तो ये चेंज करेगा। क्यों चेंज कर जाएगा? क्योंकि वेक्टर तो सेम तभी होगा जब डायरेक्शन सेम रहे, तो इसका डायरेक्शन सेम नहीं, ठीक है ना। इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, जब हम उसको यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देंगे तो उसका वेक्टर बदल जाएगा। इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्री स्केलर, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। बोलो सही है? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी वेरी गुड। सर आर्बिट्री मतलब क्या होता है? अच्छा, आपके घर में घड़ी है, खराब है, आपके घर में घड़ी है खराब है, बताओ वो कौन सा टाइम शो करेगा? सर जो होगा जिस टाइम पे खराब हुआ होगा। मान लो, मतलब हम आपका आंसर जानना चाहते हैं। आप ये तो नहीं बोले ना कि सर कोई टाइम शो नहीं करेगा? नो सर। आप बोले सर कोई ना कोई टाइम शो करेगा, सही टाइम शो नहीं करेगा, यही बोले ना? यस सर। उसी तरह हम इसके डायरेक्शन को कोई एक नाम नहीं दे सकते, लेकिन कोई ना कोई डायरेक्शन शो करेगा। बात समझ गए? इसको कहते हैं आर्बिट्री। ओके सर, समझ गए सर। समझ गए ना? तो ऐसे चीज। सर हाँ जी,
सर ये रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है? सर आप कर ही नहीं रहे। एक्चुअली है ना, इस पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, जूम वाला रिकॉर्डिंग है ना उतना अच्छा इसमें आ नहीं रहा है, समझे, एकदम फटा हुआ आ रहा है। वैसे आप बोलिएगा तो हम रिकॉर्डिंग इसमें ऑन कर देंगे, ठीक है, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग उतना ज्यादा अच्छा आ नहीं रहा। ओके सर हम थोड़ा लेट से ज्वाइन किए इसलिए सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग क्वेश्चन ही स्टार्ट किए थे, अभी हम कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, ठीक है, अभी हम क्वेश्चन ही स्टार्ट किए हैं। लेकिन देखो जूम वाला रिकॉर्डिंग में है ना इतना ज्यादा क्लियर पिक्चर आता नहीं है, तो एक अलग से मोबाइल लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मिलेगा वीडियो, टेंशन ना ले। ओके पिछले दिन का वीडियो इसलिए आपको नहीं मिला क्योंकि हम लोग जूम पे रिकॉर्डिंग किए थे, समझे, इतना खराब आ गया ना कि उसको अपलोड करना मुश्किल है, ठीक है। तो आज हम लोग हैं थोड़ा अलग सेटअप में है, एक दो दिन थोड़ा एडजस्ट करने में नए चीज में प्रॉब्लम होता है, कोई इशू नहीं है, आप लोग मैनेज कर। चलिए थोड़ा देखिए अगला क्वेश्चन, एडिशन ऑफ वेक्टर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 को बनाना है, फटाफट करो। आप पैरेललोग्राम बना चुके हैं, पैरेललोग्राम पढ़ चुके हैं ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलेगा नहीं तुम लोग, पढ़ा है ना? यस सर। सॉल्व करो। tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 3/4 बोल रहे हो? यस सर। ठीक है देखते हैं। देखिए सर tan का n हो गया, 10 आ रहा है। अच्छा देखिए आपके पास एक वेक्टर दिया गया a और एक वेक्टर दिया गया b, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया गया है? अच्छा 90, सॉरी, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 है ना, ठीक है, ए एंड बी मेक्स एन एंगल 90। तो हमारे पास है वेक्टर ए, यही सब होता है, देखो सीखने का कोशिश, अब आ गया होगा शायद, अब आ गया। ये है हमारे पास ये है हमारे पास वेक्टर ए और ये है हमारे पास वेक्टर बी और इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो जब आपसे पूछा गया है इफ द रिजल्टेंट आर मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए, तो सबसे पहले तो आप इसका रिजल्टेंट के लिए है ना इसको एक पैरेललोग्राम बना ले और ये रहा बीच का एंगल आर। तो देखिए आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो आप tan अल्फा का कांसेप्ट अडॉप्ट कर सकते हैं जो आप पढ़ के रखे, tan अल्फा इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे यहाँ पे b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, बोलो सही है? यस सर। आप इससे बना लिए और आप एकदम सही निकाल लिए। आपका कहना है कि सर मेरा आंसर आया tan अल्फा इज इक्वल्स टू b के जगह पे कितना है 6 और a के जगह पे कितना है, a के जगह पे कितना है 8, इतना ही तो आना चाहिए इसका 3/4, कहां से 10 ला रहा है? tan इनवर्स 3/4। अच्छा tan इनवर्स 3/4। तो आप यहां से है ना अल्फा का वैल्यू बोले tan इनवर्स 3/4, सही है ना? अच्छा आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं जब आपके पास 90 और ये एंगल आपको पता है अल्फा है, तो क्या आप सीधा यहाँ tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस नहीं कर सकते हैं? परपेंडिकुलर में b हो गया और बेस में a हो गया, बोलो है कि नहीं? यस सर। तो 90 पे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, 90 एंगल के लिए आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, आपको इतना बड़ा प्रोसेस में जाने का जरूरत नहीं था। अगर आप चाहते तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, कोई इशू नहीं था, कोई इशू नहीं, वैसे बना लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 5 हो गया ना, चलो भाई 6 पे लग जाओ। 6 कहां गया? हाँ 6 पे लग जाओ। 6 find the resultant of three vectors each of magnitude r as shown in figure। हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड r है,
OC एक वेक्टर है, OB एक वेक्टर है, OA वेक्टर है, सबका मैग्नीट्यूड R है। आपको इसका रिजल्टेंट बताना है, रिजल्टेंट वेक्टर बताना है। आपके पास 2 मिनट टाइम है, फटाफट जल्दी जल्दी करें। चलो बोलो, हो गया? आ गया आंसर? सर थोड़ा अजीब टाइप का आ रहा है आंसर। क्या अजीब आ रहा है? ठीक तो है, यहाँ तो देख ही रहे हम। देखो मेरे पास एक लैपटॉप खुला है, उसमें तो ठीक आ रहा, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, क्या जी कितना है आंसर? कितना सन्नाटा। देखिए सॉल्व करने का तरीका देखिए, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आप है ना ओसी वेक्टर को लिखे, सबसे पहले आप लोग ओसी वेक्टर को लिखे। ओके, ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर को लिखे आप लोग। क्या हम लोगों का ओसी वेक्टर आर के साथ आई कैप आएगा, और मेरा ओए वेक्टर आर के साथ जे कैप आएगा। अब जो आपके पास ओबी वेक्टर है उसको कंपोनेंट्स में तोड़िए। ओबी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ओबी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आर का cos 45 डिग्री आई कैप, और उसी का वाई कंपोनेंट आर का sin 45 डिग्री जे कैप होगा। बोलो ये समझा सब कोई? यस सर। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक, तो मेरे पास जो ओबी वेक्टर है वो आ गया r/√2 आई कैप, और फिर से r/√2 जे कैप। तो आपको तीनों वेक्टर मिल गया। अच्छा, अगर हमको तीनों वेक्टर मिल गया तो अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर लिखना चाहते हैं तो ओए वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर और प्लस ओसी वेक्टर, तीनों को ऐड करेंगे तो ओए वेक्टर आर जे कैप, ओबी वेक्टर ऐसे लिखा है आर जे कैप r/√2 आई कैप, r/√2 जे कैप, और ओसी वेक्टर आर के साथ आई कैप। जरा गौर करो, आई कैप को एक साथ जोड़ दो, आई कैप को एक साथ जोड़ दो तो r/√2 और प्लस आर, ये रहा आई कैप, और जे कैप को एक साथ जोड़ दो तो r/√2 जे कैप, सॉरी जे कैप बाद में लिखेंगे, r/√2 प्लस आर के साथ जे कैप। बोलो समझ में आया सबको? अब आप यहाँ पे इन दोनों का बोलिए, ये समझ में आ रहा है? अब आप यहां से r कॉमन ले ले तो ये कितना आ गया 1 प्लस √2/2 √2 आई कैप, और सेम आ गया r 1 प्लस √2/√2
जे कैप, आगे इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, जो आएगा वही आंसर, आगे इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, जो आएगा वही आंसर। इज दिस क्लियर? क्या आपको रिजल्टेंट कहाँ बनेगा सर? कहाँ बनेगा उससे छोड़ो ना, हम बता रहे, पहले ये समझा। हाँ सर ये समझ। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सब कोई रोहित और आलोक केवल नहीं पढ़ रहे हैं ना, सब कोई पढ़ रहे हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक, अब चलिए रिजल्टेंट का आगे का चिंता कीजिए। यहां तक ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे पढ़िए। सर रिजल्टेंट कहां बनेगा? ओसी वेक्टर और ओबी वेक्टर को तुम पकड़ो और एक पैरेललोग्राम बनाओ। क्या इनका पैरेललोग्राम से जो इनका रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है? ये रिजल्टेंट है हम लोगों का, और ये रिजल्टेंट क्या बी के सेम डायरेक्शन में है? क्या ये रिजल्टेंट बी के ओबी के सेम डायरेक्शन में है? यस सर। तो तुम्हारा फाइनल रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, तुम्हारा फाइनल रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। तो पैरेललोग्राम लो, ऐसे चलता है। आपको जैसे बनाना बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, आपको बस बनाने आना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए फिर से, कोई डाउट किसी को? देख लीजिए फिर से, डाउट किसी को? कोई नहीं, गुड। 7 नंबर। सर ए। सर डिक्रीजेस। सर डिक्रीज। सबका कंफर्म है? आगे बढ़ जाएं? यस सर। यस सर। सभी का कंफर्म है? ठीक, जैसे जैसे वेक्टर के बीच का आप एंगल बढ़ाते हैं, याद रखिएगा उसका मैग्नीट्यूड है ना घटता है, उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो घटता है। वेरी गुड। 8 वेक्टर्स लिखो, वेक्टर्स एक एक करके डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर्स लिखो, तब सॉल्व होगा। वेक्टर्स लिखो। Car is moving on a straight road due north with a uniform speed of 50 km. When it turns left, turn 90. If the speed remains unchanged, what is the change in velocity? Change in velocity. Final velocity minus initial velocity. Change in velocity. Final velocity minus initial velocity. चलिए सोचिए। फिर ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं और आने दो आंसर। ठीक है, जब सबका आंसर आने दो, सबका आंसर आने दो, सबका आंसर आने दो। चलिए अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए जैसे आपके क्वेश्चन में क्या मेंशन है ना कि आपका जो कार है, सबसे पहले तो आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना क्लियर पता होना चाहिए। तो क्या लिखा है? ड्यू नॉर्थ। तो चलो आपके सामने है ना, पहले डायरेक्शन के लिए आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बन गया। ओके, ये सब क्वेश्चन बनाने का ट्रिक है, एकदम आपको बेसिक से आना चाहिए। तो क्या है? कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड ड्यू नॉर्थ। पहले आपका कार जो है वो स्ट्रेट रोड पे नॉर्थ की तरफ जा रहा था, तो नॉर्थ की तरफ चला। चलो इसका इनिशियल वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है, हम बाद में लिख देंगे वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहेंगे तो क्या हम इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में नॉर्थ की तरफ है तो 50 के साथ जे कैप लगा दें। When it turns left, अच्छा अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और लेफ्ट टर्न लेते हैं तो अब आप किधर जा रहे हैं? वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। वेरी गुड, आप नॉर्थ की तरफ जा रहे थे और आप लेफ्ट टर्न ले लिए तो आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं।
तो आप जो भी फाइनल वेक्टर लिखिएगा, क्वेश्चन लिखता है विदाउट चेंजिंग स्पीड, स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड, तो वो 50 ही होगा, लेकिन डायरेक्शन में लगेगा माइनस आई कैप। इज दिस क्लियर? माइनस आई कैप। यस सर। तो आप अगर चेंज इन वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो आपको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करना है। फाइनल वेलोसिटी हम लोगों के पास है, फाइनल वेलोसिटी हम लोगों के पास है 50 के साथ माइनस आई कैप, और इनिशियल वेलोसिटी है 50 के साथ जे कैप। तो हम तो ये चाहेंगे कि यहाँ पे 50 बाहर आ जाए और अंदर बच जाए माइनस आई कैप माइनस जे कैप। अच्छा, माइनस आई कैप और माइनस जे कैप किस डायरेक्शन को दिखाता है? माइनस आई कैप वेस्ट है और माइनस जे कैप साउथ है। बोलो सही है? यस सर। तो आप जब इस चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो वो आएगा 50√2। √2 कहां से आया, कोई बता सकता है? सर मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड से, और डायरेक्शन आएगा साउथ वेस्ट, डायरेक्शन आएगा साउथ वेस्ट और मैग्नीट्यूड होगा 50√2। क्या आप लोग बोल रहे थे? कौन सा आंसर बोल रहे थे आप लोग? हाँ, आप लोग बी बोल रहे थे। वेरी गुड। 50√2 किलोमीटर पर सेकेंड, साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नो सर। 8 हो गया, 9 है इसके नीचे। चलो बताओ, 9 में which of the following set of displacement might be capable of bringing a car to its returning point? मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, ऐसा यहाँ कौन सा पेयर आपको लगता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा? आपको कौन सा लगता है ऐसा पेयर कि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा? बोलो, यहाँ पे कौन सा ऐसा पेयर आपको लगता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा? बोलिए बोलिए बोलिए, सोचिए। अंदाज लगाओ, अंदाज लगाओ, अंदाज लगाओ, अंदाज लगाओ। कुछ नहीं? ठीक। सर बी। अच्छा, बी लग रहा है ऐसा। अच्छा, हम आपसे एक चीज पूछते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये रहा, ये आपका यहाँ पे 50 है, ये आपका 16 है, 200 है, 90 है, सबसे बड़ा। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन है जो पॉलीगॉन का 4 साइड्स हो सकता है। कौन है जो पॉलीगॉन का 4 साइड्स हो सकता है? आप जरा गौर करें, आप जरा गौर करें, आपके पास ये 90 सबसे मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर्स का कब होता है? आप 3 सबसे छोटे वाले को पकड़िएगा, 3 सबसे छोटे वाले को पकड़िएगा, 3 सबसे छोटे वाले को पकड़िएगा, और सबसे बड़ा रिजल्टेंट बताइए कब हो सकता है? जब तीनों का तीनों एक ही डायरेक्शन में हो। बोलो सही है? यस सर। तो मेरे ए केस में जो रिजल्टेंट मैक्सिमम हो सकता है वो तीनों जोड़ दो, 5, 10 और 30, क्या ये 45 हुआ? 45। यस सर। ठीक है, मतलब अगर हम राइट की तरफ लगातार 3 बार जाएंगे तो 45 मीटर तक जाएंगे, और लौटने वाला है 50 मीटर। तो जब 50 मीटर लौटेंगे तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा कि -5 हो जाएगा? अरे बोलो बोलो। -5। हाँ, अब दूसरा देखो, तो ये आंसर होने से रहा। दूसरा आंसर देखना, बी। दूसरा आंसर देखिएगा बी। अगर हम इस केस में मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहें तो मेरा मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा 5, 9 और 9, मतलब 9 और 23। मतलब अगर हम राइट की तरफ जाएंगे मैक्सिमम 23 जाएंगे, लेकिन लौटेंगे 16, लौटेंगे 16। हम बोल रहे हैं कि यही आंसर हो सकता है, हम आपको बोल रहे हैं यही आंसर हो सकता है। ठीक है,
सर कैसे आप बोल रहे हैं, आप तो खुद ही दिखा रहे हैं कि ये 16 है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये 16 है, ये आंसर नहीं हो सकता। आप कैसे बोल रहे हैं कि ये 16 वाला आंसर हो सकता है? देख भाई, हम लोग मैक्सिमम रिजल्टेंट निकाले तो मैक्सिमम 23 तक हो सकता है, तो क्या 16 नहीं हो सकता? दिस इज पॉसिबल। ओके, बोले सर कैसे? सर मान ले 5 इधर गया होगा, 9 इधर गया होगा, 9 इधर गया होगा, तो क्या ये 23 आएगा कि 23 से कम आएगा? अरे बोलो ना। यस सर। तो ये 5 है, ये 9 है, ये 9 है, तो ये पॉसिबल। अगले केस में फिर से जोड़ो, देखो 90 40 40 170 हो रहा है। यस सर। 200 ये भी पॉसिबल नहीं है। अगले में देखो 40 20 30 40 20 30 40 20 30 कितना हुआ? 70। यहाँ है 90, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो 20 द करेक्ट आंसर। क्या तुमको ट्रिक समझ में आया? अगर 2 + 9 फिर से 2 + 9 + 9 2 + 9 + 9 2 + 9 + 9 2 + 9 + 9 मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है 23। मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है 23, तो क्या 16 आंसर नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो अगर हम 16 आगे गए होंगे और 16 वापस आ जाएंगे तो रिजल्टेंट कितना? 0 हो जाएगा। यस सर। ये सब फिजिक्स का ट्रिक है जिसको आपको समझना होगा। ये सब फिजिक्स का ट्रिक है जिसको आपको समझना पड़ता है। ठीक है, क्या मेरी बात अच्छा बाकी सब में पता चला क्यों नहीं हुआ? यस सर। आप मैक्सिमम जो ले रहे हैं, अगर आप रिटर्न भी आ जाते तो भी आप वहां नहीं पहुंचेंगे। ओके, मैक्सिमम से बड़ा रिजल्टेंट नहीं हो सकता, उससे छोटा हो सकता है। मैक्सिमम से बड़ा रिजल्टेंट नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है। ठीक है ना? तो यहां देखो, यहां पे हम लोग का 45 था, ये 50 था, 50 नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 170 आ रहा है, यहाँ 200 नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 40 20 70, ये 70 आ रहा है, ये 90, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ये वाला हो सकता है, मैक्सिमम से कम का रिजल्टेंट हो सकता है। बोलो समझ में आया? यस सर। दिस इज ऑल अबाउट योर लॉजिक्स। चलिए बनाइए 10 नंबर। 10 नंबर सर नंबर बी। बी। when two vectors A and B are added, the magnitude of the resultant vector is always either less than or equals to A plus B। उसी का तो कॉन्सेप्ट यहाँ भी था, उसी का तो कॉन्सेप्ट इस न्यूमेरिकल में भी था, either less than or equals to A plus B। ओके, क्या जी सबको समझ में आ रही है? यस सर। कंफर्म ना? अभिनव भट्ट, सारिका, यस सर। सब क्लियर है इधर? देवांश, ऋषभ, यस सर। ठीक है। वैभव साहू, यस सर। क्लियर, ठीक है। चलिए भाई, तो फिर अगला क्वेश्चन पे लग जाइए, थोड़ा फटाफट बना दीजिए, 11 वाला बना दीजिए। सर सी। सर सी। सब कोई ट्राई करो, सब कोई ट्राई करो। हो गया जी सबका? अब देखिए, आपके पास ए वेक्टर है, सॉरी,
आपके पास ए वेक्टर है, आपके पास ए वेक्टर है और आपके पास बी वेक्टर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी को सीधा जोड़ दो ना, ए को बी के साथ जोड़ दो, बोलो कितना आ रहा है? जोड़ेंगे तो किसको जोड़ेंगे? आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ेंगे। 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप। 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप बोल रहा है कि माइनस 3 जे कैप होगा? -3 जे कैप, माइनस 3 माइनस 3 जे कैप होगा, माइनस 3 जे कैप होगा, ये प्लस 3 है माइनस, तो माइनस 3 जे कैप होगा। लेकिन आपसे पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया जी? रूट अंडर 58। सो सी आंसर इज करेक्ट। सबका आया है ना? देखिए जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो आप आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ते हैं, जे कैप को जे कैप के साथ जोड़ते हैं और के कैप को के कैप के साथ जोड़ते हैं। तो जैसा वेक्टर्स रहता है उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। ओके, चलिए यूनिट वेक्टर पढ़े थे ना, चलिए बनाइए इसको 12 को। ट्वेल्व को सॉल्व कीजिए। ट्वेल्व को सॉल्व कीजिए। हो गया? सर ए नंबर पता नहीं, आप बनाओ। सबसे पहले आप a माइनस बी फाइंड आउट करो। तो a माइनस बी जैसे ही हम लोग करेंगे, a में से b माइनस कीजिए, 2 आई कैप में से माइनस आई कैप करेंगे तो 3 आई कैप हो जाएगा, और फिर माइनस जे कैप में से माइनस जे कैप करेंगे तो 0 जे कैप हो जाएगा, और 2 के कैप में से ये के कैप प्लस के कैप हो जाएगा। बोलो सही है? अब आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अच्छा, अगर हम लोग इसका यूनिट मान लीजिए इसको एक नाम दे दे सी वेक्टर, तो सी को अगर कैप बनाना है तो सी वेक्टर में हमको उसी के मॉड से डिवाइड करना होगा ना? यस सर। तो सी वेक्टर में ऊपर आ गया a माइनस बी और नीचे हो गया है a माइनस बी का मॉड, तो ऊपर में a माइनस बी वेक्टर है 3 आई कैप प्लस के कैप, और नीचे उसका मॉड निकालोगे तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर होगा। तो आपके पास जो यूनिट वेक्टर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर है 3 आई कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर 10। कौन सा आंसर आया? क्या सबको समझ में आया? देख लो तो सबको अच्छे से, सबको समझ में आ रहा? क्लियर है सबका? यस सर। यस सर। चलो 13 यू हैव टू सॉल्व दैट। आपको पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ाया गया है, पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ाया गया, सर 120 डिग्री पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ाया गया। सीधा आंसर मार सकते हैं जैसे स्टूडेंट बता रहा है, अगर आपको याद है तो आप सीधा आंसर बना सकते हैं। कभी भी अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और रिजल्टेंट भी सेम मैग्नीट्यूड का हो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और रिजल्टेंट भी अगर सेम मैग्नीट्यूड का हो, तो याद रखना एंगल 120 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखना एंगल 120 डिग्री होता है। हम आपको केवल ये नहीं बता रहे, हम इसके साथ आपको बहुत सारा चीज यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं, सो बी केयरफुल। फॉर टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, हम लोग के पास दो वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। मान लो हमारे पास ए वेक्टर है और हमारे पास बी वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड x है। ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमारे पास दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड x है। तो अब हम आपको दिखाएंगे अलग अलग एंगल पे काम क्या होता है। अगर हम लोग उन दोनों को एक ही डायरेक्शन में रखें, ए को और बी को अगर हम लोग एक ही डायरेक्शन में रखें, तो याद रखना रिजल्टेंट हो जाएगा 2x। अगर हम लोग ए के
अपोजिट डायरेक्शन में बी को रखें तो याद रखिएगा रिजल्टेंट हो जाएगा 0। थर्ड, एकदम याद रखिएगा आंसर, अगर आप ए वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी को रखें तो याद रखिएगा रिजल्टेंट हो जाएगा √2x। सीधा याद रखना, अभी क्वेश्चन मिल जाएगा, तुरंत आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, सो बी केयरफुल। फोर्थ, अगर आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है 60, अगर आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है 60 डिग्री, √3x यार, तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू √3x। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोगों के पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर मेक्स एन एंगल 120, तो रिजल्टेंट आल्सो हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो ये सीधा याद होना चाहिए। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, तुम्हारा क्वेश्चन बोला कि देखो भाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए हम बोले कि देख के आंसर बोलो 120। अब अगर क्वेश्चन ऐसे रहता कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बाकी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का √2 टाइम्स है, देन व्हाट इज योर आंसर? सर 90 डिग्री 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बाकी दोनों वेक्टर का √3 टाइम्स है, व्हाट इज योर आंसर? 60 डिग्री 60 डिग्री। तो देखो सब चीज ऑप्शन में, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बाकी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का दुगना है, व्हाट इज योर आंसर? 0 डिग्री। इज दिस क्लियर? समझ रहे हो ना कैसे क्वेश्चन बनता है? यस सर। तो सबको इसको दिमाग में बैठा लो कि अगर हमारे पास दो इक्वल वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो अगर उनके बीच का एंगल 0 है तो रिजल्टेंट दुगना है, अगर अपोजिट है तो 0 है, अगर 90 है तो √2 टाइम्स है, 60 है तो √3 टाइम्स है, और अगर 120 है तो सेम मैग्नीट्यूड का भी रिजल्टेंट होता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। Resolution of vector, then find out the vector along this. चलिए बनाइए, यूनिट वेक्टर निकालना है इसके डायरेक्शन में, a प्लस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना। पहले a प्लस बी निकाल दो, बाद में उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। पहले a प्लस बी निकाल दो, बाद में उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। चलो फटाफट करो, आंसर बताओ। प्लस 5j प्लस 2k बाय √45। सर √45। तो ऊपर वाला बोलेंगे ना, सारिका पूरा बोलो, ऊपर वाला भी बोलो, आयुषी बोलो, सबको ही बोलो। सर 4i प्लस 5j प्लस 2k डिवाइडेड बाय √45। हाँ ठीक, बिल्कुल। जैसे ही आपको a प्लस बी बोला गया, जब आप a प्लस बी निकाले, दोनों को जोड़ दिए, 3 और 1 4i हो गया, यहाँ पे 4j और यहाँ j 5j हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 2k हो गया। भाई बढ़िया है। अब आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना था, तो एक बार में आप ऐसे लिखने का आप आदत डाल लें, a प्लस बी लेंगे और उसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास हो गया 4i प्लस 5j प्लस 2k एंड डिवाइडेड बाय इट्स मॉड, और इसका मॉड आप लोग बोल रहे हैं जैसे 45 आ रहा है, सही है? क्या बोलते हो, समझ में आया सबको? यस सर। 16 कुछ मिस हुआ क्या? 15 मिस हो गया था, और कुछ मिस हुआ क्या? हाँ 14 भी मिस हो गया था। चलो 14 बनाओ, 14 बनाओ। सर क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा। कैसे नहीं? ठीक है, पूरा है लगभग, मान लेना।
सर ए। सर ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपको सबसे बड़ा हिंट मिला है यहाँ √2 से, बोलो सही है? यस सर। ठीक है ना। आपको बोला गया कि देखिए भाई 3 वेक्टर ए बी और सी था जिसमें 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का था और जो मेरा तीसरा वेक्टर है वो √2 टाइम्स है दैट ऑफ द आइदर ऑफ द 3 और तीनों का रिजल्टेंट 0 है। हम आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। देखिए आप अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर लेंगे, जरा गौर कीजिएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर लीजिए तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो पैरेललोग्राम लॉ से इधर आएगा। अच्छा अगर दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो इसका भी मैग्नीट्यूड x है और इसका भी मैग्नीट्यूड x है तो क्या 90 पे ये √2x होगा? यस सर। ठीक है। अब अगर आप इसके अपोजिट में कोई तीसरा वेक्टर c ड्रॉ कीजिएगा तब ना ये इसको कैंसिल कर देगा। बोलो सही है? ये रिजल्टेंट a और b का है। जब आपका फाइनल रिजल्टेंट ड्रॉ करने का बारी आएगा तो AB का जो रिजल्टेंट है वो एग्जैक्ट C के साथ बैलेंस हो जाएगा। ये तभी बैलेंस होगा जब ये √2x हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस तो सर। आपके पास 3 वेक्टर, एक वेक्टर A, एक वेक्टर B और एक वेक्टर C। अगर हमारा A B और C इक्वल, A B और A और B इक्वल मैग्नीट्यूड का और C उसका √2 टाइम्स है तभी जाके AB के रिजल्टेंट को ये मेरा C कैंसिल करेगा और तब तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 0। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? चलिए जब आप यहां तक बात को समझते हैं तब आप एंगल निकालते हैं। अब आपको एंगल पे चीजों को सोचना चाहिए। जरा गौर करो, A और B के बीच का एंगल 90, ठीक है। B के साथ C का एंगल अगर आप सही तरीके से जाएंगे तो 135 और C और A के बीच का एंगल भी 135। इज दिस क्लियर? यस सर। सो A ऑप्शन इज करेक्ट। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। 15 सर डी। सर डी। Which of the following is a true statement? आपको इसमें से ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। A vector cannot be divided by another vector, ठीक है ना। वेक्टर में कभी भी सुना कि डिवीजन हुआ है? आपको हम वेक्टर अलजेब्रा जब शुरू से बोल रहे थे हम बार बार बोलते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देयर इज नो डिवीजन बिटवीन वेक्टर्स। आप दो वेक्टर को कभी डिवाइड नहीं कर सकते। हम कभी बोले ही नहीं। आप मेरा पूरा वीडियो दिखा लीजिए, कोई भी चीज पर देख लीजिए, हम कभी वेक्टर का डिवीजन का बात कर रहे हैं किए ही नहीं है। हम हमेशा एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का बात किए हैं, कहीं डिवीजन का बात नहीं। ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन आइदर बी स्केलर और वेक्टर। हाँ ये बिल्कुल डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर। अगर छोटा रहेगा तो वेक्टर, बड़ा रहेगा तो स्केलर। Since addition of a vector is commutative, therefore vector subtraction is also commutative। ऐसा नहीं होगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। a माइनस बी कीजिएगा और b माइनस a कीजिएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम कैसे रहेगा? ओके। The resultant of two equal forces of magnitude acting at an angle is f if the angle between the two forces is 120। ये भी सही है। ठीक है। रिजल्टेंट दो इक्वल फोर्सेस का जिसका मैग्नीट्यूड f है, अगर उनके बीच का एंगल 120 है तो उसका रिजल्टेंट भी f होगा। वेरी गुड। ये दो चीज आपके सामने होता है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला भी सही है, वेक्टर्स में डिवाइड नहीं होता, और सेकंड वाला डी वाला भी। हाँ एक बात है, वेक्टर में डिवाइड नहीं होता, वेक्टर में कंपैरिजन होता है। LHS को RHS से कंपेयर कर दीजिए, LHS को RHS से कंपेयर कर दीजिए और फिर जो निकालना निकाल लीजिए। ठीक है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, अगर हम बोलेंगे कि फोर्स इज इक्वल्स टू, लिखो तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ऐसा नहीं है कि तुम मास निकालने के लिए फोर्स के वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन के वेक्टर से डिवाइड कर दोगे, ये पॉसिबल नहीं है। वेक्टर में इट इज नॉट पॉसिबल।
वेक्टरलिटी इज नॉट पॉसिबल। मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर लो वो एक अलग बात है, मैग्नीट्यूड निकाल लो और फिर डिवाइड कर लो वो एक अलग बात है, लेकिन वेक्टर में आई कैप बाई आई कैप, जे कैप बाई जे कैप ही नहीं होता, वेक्टर में ही नहीं होता। ओके, इज दिस क्लियर? Yes, sir. कैन यू ट्राई दिस 18 को थोड़ा देखा जाए, दिख रहा है 18? You have a concept of polygon law of vector addition. Polygon law से बन जाएगा, बस अच्छे से बनाओ, polygon law से बन जाएगा, एक बार में आंसर आ जाएगा। ट्राई करो polygon law से। अच्छा खुद से सोचो, 6 इक्वल वेक्टर है और सब एक दूसरे के साथ इक्वल एंगल बनाते हुए घूम रहा है, क्या सब 60-60 डिग्री पे घूमेगा? यस सर। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। 360 है, 6 इक्वल वेक्टर को घुमाना है, तो क्या सब 60-60-60-60 घूमेगा? यस सर। अच्छा अगर 4 रहता तो कैसे घुमाते? 90-90 90-90 घुमाते, और अगर 5 रहता तो कैसे घुमाते? 72-72-72 डिग्री। ओके यस। देखो ये वेक्टर ए 60 डिग्री से घुमा दीजिए, ये वेक्टर बी इससे 60 डिग्री और घुमा दीजिए, ये वेक्टर सी इससे 60 डिग्री घुमाइएगा, ये वेक्टर डी इससे 60 डिग्री घुमाइएगा, ये वेक्टर ई, और जहां 60 अगला घुमाइएगा आप वहीं पहुंच जाइएगा जहां से आप स्टार्ट किए। तो अगर हमारा बहुत सारा वेक्टर कोई क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाता है, देखो ओपन पॉलीगॉन बनाता है तो आप क्लोजिंग साइड डाल देते, वही रिजल्टेंट होता है। अब ये अपने आप में ही क्लोज है, अब ये अपने आप में ही क्लोज है, तो जब ये क्लोज्ड पॉलीगॉन बने, जब ये क्लोज्ड पॉलीगॉन बने तो समझ जाना कि उसका रिजल्टेंट है 0। क्लोज्ड पॉलीगॉन है यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हम आपको और दिखाते हैं। हमारे पास ए वेक्टर होता, ये बी वेक्टर होता, ये वेक्टर सी होता, और ये वेक्टर डी होता, और ये वेक्टर ई होता। बोलो क्या इसका रिजल्टेंट 0 होता? नो सर। नहीं, इसका रिजल्टेंट 0 नहीं होता, इसका रिजल्टेंट होता ये फाइनल जो अभी आप क्लोजिंग साइड डाल रहे हैं ना, ये इसका रिजल्टेंट होता। लेकिन यहाँ वो क्लोजिंग साइड भी सेम ऑर्डर में दे दिया गया। क्या बोलते हो, सही जा रहे हैं? यस सर। इसलिए इसका रिजल्टेंट 0 है, जबकि इसका रिजल्टेंट 0 नहीं है, इसका रिजल्टेंट 0 नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 0। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। No, sir. 17। चलो सॉल्व करो। पैरेललोग्राम से बना सकते हो, आई कैप जे कैप से बना सकते हो, जैसे मन वैसे बना सकते हो। सर बी। चलो सोचो सोचो सोचो, सब कोई सोचो। सबका आया? सर बी। हाँ ठीक है, तुम्हारा सुन लिया, बाकी सबका क्या जी रोहित, रोनित कुमार, रोनित यस सर।
समझ में आ रही है रोनित? यस सर। ठीक है, सो बी ऑप्शन। चलो मान गए, वेरी गुड। और किसी का? सर बी। ठीक है, और मान लिए। और किसी का? चलिए, जस्ट अ प्योर कॉन्सेप्ट कि आप इस चीज को है ना कितना अच्छे तरीके से है ना दिमाग दौड़ाते हैं। जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट पे कमांड होते जाएगा आप इतना ही फास्टली आंसर देंगे जैसे अभी आप दे रहे हैं। ठीक है, जरा बात, आपके पास बोला गया है कि वेक्टर ई A is of length 2 cm and is 60 degree above the x axis in first quadrant. यहां से ये 60 डिग्री ऊपर, ये वेक्टर A 60 डिग्री, और वेक्टर B is of same length 60 डिग्री below the x axis, ये 60 डिग्री नीचे। अब तुम ही बोलो, क्या उनके बीच का टोटल एंगल 120 है? यस सर। तो क्या इक्वल मैग्नीट्यूड का 2 ही होगा? मतलब 2 ही वाला आंसर होगा, इन तीनों में से 2 होगा। अब तुम जाओ पैरेललोग्राम से, ताकि उसका डायरेक्शन तुम अच्छे तरीके से डिसाइड कर सको। तुम उसका पैरेललोग्राम से जाओ, डायरेक्शन अच्छे तरीके से डिसाइड कर सको। तो देखो, बी के पैरेलल यहां से खींचो, ए के पैरेलल इधर से खींचो, क्या ये डायगोनल का रिजल्टेंट है? तो ये इसका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 2, सो बी आंसर इज देयर। अच्छा, मैग्नीट्यूड 2 कैसे लिख दिए बोलो तो? क्यों लिख दिए 2? हम तो बनाए भी नहीं, 2 बोल रहे हैं। 20 डिग्री है तो इक्वल होगा सर। हाँ बिल्कुल, 120 डिग्री है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। समझ गए क्या फायदा होता है उन सब बातों को याद रख के? यस सर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी हम आपसे एक चीज और पूछना चाहते हैं। अब इसी में अब मन है एक दो चीज और पूछ लेने का। अगर ये 30 डिग्री ऊपर होता और ये 30 डिग्री नीचे होता, दोनों का मैग्नीट्यूड 2 होता, तो रिजल्टेंट कितना का होता? सर √3। सर 2√3। √3 टाइम्स होता। बिल्कुल सही, सही है। अच्छा, अगर ये एक ऊपर होता 45 डिग्री एंगल पे, एक नीचे होता 45 डिग्री एंगल पे, 2 होता, रिजल्टेंट कितने का होता? सर 2√2। 2√2। आई होप सो आपको समझ में आ रही है। कहीं कोई इशू किसी को? नो सर। ठीक है ना? तो चीज इस तरह से चलता है और न्यूमेरिकल्स इस तरह से बनता है। आई होप सो आपको कहीं कोई इशू नहीं हुआ होगा। सब कुछ आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, जो अभी आप काम किए हैं ना, थोड़ा उसको कलेक्टिवली एक बार देख लीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चले हैं आगे, ठीक है? शुरुआत से लेके यहाँ तक आप पहुंचे हैं, सो फटाफट देखिए। आपके पास है ना फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको है ना बताया गया, ये आपके सामने है सब कुछ। उसके बाद आपके पास लेफ्ट राइट दोनों देखते चलना, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर राइट हैंड साइड में थर्ड क्वेश्चन देख लो, ओके? आपको बता दिया गया। उसके बाद फिर आगे देखो, तुम सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था आपके वेक्टर का, ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन में वेक्टर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, आपको डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना था। अच्छा, जाते जाते इसमें हम एक चीज और पूछ ले। अगर हम बीई वेक्टर पूछते, बी से ई, बी से ई, बी से ई, बी से ई, बताओ क्या लिखता? 10i cap 8i cap 9 12i k cap 10i cap 10i cap plus 14j cap माइनस होता, माइनस -14j cap minus 12j cap k cap 14j कैप माइनस 12k कैप, माइनस होता, माइनस। नहीं समझा? अरे यार, डी से ई को मिलाओ, डी से ई को मिलाओ, तुमको दिखेगा केवल x पॉजिटिव की तरफ है, बाकी y भी नेगेटिव है, z भी नेगेटिव है। बोलो सही है? यस सर। यस सर। तो y भी नेगेटिव है और z भी नेगेटिव है। समझना होगा ध्यान से सब कुछ। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? आपके पास था एक तरीका ये था, और हम बोलेंगे 90 रहेगा तो सीधा परपेंडिकुलर बाय बेस करने से भी आंसर आ जाता, ओके? 5 के बाद आपके पास 6 ये था, जहां आपको बताया गया कि 3 वेक्टर है यार, आर मैग्नीट्यूड का, उनके बीच का एंगल दिया है, तो आपको है इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। चलो देखो,
तुम लोग इतना सॉल्व कर रहा है क्या? अब तुम लोग दिमाग लगा के एक बार में इसका आंसर बता सकता है? एक बार में इसका आंसर कोई बता सकता है? कोई पेन कॉपी नहीं चलाना है, केवल एक बार में आंसर बताना है। कैन यू से दैट व्हाट इज योर फाइनल आंसर? सर √2r। गलत। √2 + 1 × r। बोलो क्यों? हम आपको बताते हैं। देखिए यहां वाले जगह को हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिएगा, देखिए OA जो है वो परपेंडिकुलर, ये वाला इसका है। OA जो है वो परपेंडिकुलर है OC पर। तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट √2r होगा? Yes, sir. और क्या वो इन सेम डायरेक्शन ऑफ OB होगा? यस सर। तो जिधर मेरा OB है R, उधर ही एक और है √2r। तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा क्या ये होगा? यस अरे नहीं समझा, सब नहीं समझा लग रहा, सब नहीं समझा, सुनाएंगे थी हमको। बोलो किसी को डाउट फिर बताएंगे। समझिए सर। समझ गए? यस सर समझ गए। कंफर्म है सब कोई समझा है? ओ सर। Yes. संजीनी चटर्जी सर Yes, एक बार sir. और बताइए सर। क्या बोले? सर एक बार और बताइए ना। हाँ बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। OA जो है वो OC पे परपेंडिकुलर है, यस सर। तो √2r होगा। यस सर। अच्छा, इन दोनों का जो √2r होगा वो उसी डायरेक्शन में ना होगा जिधर OB है। यस सर। तो OB का पहले से r दिया था और √2r तुम और दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला, तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो जोड़ोगे। यस सर। तो √2r + r करोगे, कॉमन ले लोगे, r तो यही आएगा। यस सर। अब समझे? यस सर। जैसे जैसे कमांड होते जाएगा ना, ये सब लफड़ा से बचते जाइएगा। इधर देख रहे हैं, इधर लफड़ा सब, ये सब लफड़ा से बचते जाइएगा जैसे जैसे कमांड होते जाएगा। ओके, आगे देखिए। 5 नंबर आप देख ही चुके हैं, 7 नंबर आप देख चुके हैं। 7 भी आपको पता चल गया डिक्रीज कर रहा था। 8 भी आपके पास सही था, इसमें आप सॉल्व किए, बढ़िया किए, काम अच्छा किए थे आप लोग। 9 नंबर में भी आपको एक ट्रिक बताया गया कि अगर कभी रिजल्टेंट्स जीरो करना पड़े, अगर आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स है उसका रिजल्टेंट जीरो करना पड़े, तो याद रखना कि वो दो चीज होगा, या तो है ना a + b + c = -d हो, या फिर a + b + c जो वेक्टर आपका सम आ रहा है वो हमारे b के मैग्नीट्यूड से बड़ा आना चाहिए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, या तो आपके पास इन तीनों का सम बड़ा आए, रिजल्टेंट छोटा आएगा। रिजल्टेंट कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम मैक्सिमम टू लोअर दैन, मैक्सिमम से कम में रिजल्टेंट कुछ भी होगा। इन तीनों का आंसर इसलिए नहीं हो पाया था, क्योंकि चौथा वेक्टर जो है वो बाकी तीनों के सम से बड़ा था। क्या बात है, समझ में आ रही है? ठीक है, अगला देखिए, अगला 10 देखिए। 10 में हम लोग बात कर चुके थे, लेस देन और इक्वल्स टू AB, यही था ना? यस सर। ठीक है। 11 भी आप कर लिए थे, यूनिट वेक्टर निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ a + b निकालना था, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा बात नहीं था। 12 भी आपका a - b सॉल्व हुआ, उसका यूनिट वेक्टर निकालना था। तो किसी भी वेक्टर को अगर उसी के मॉड से डिवाइड कर देते तो वो उसका यूनिट वेक्टर होता है, ये हम लोग सीखे। ठीक है, अब उसके बाद 13 में आप गए तो फिर से आपको उनके बीच का एंगल निकालना था, और यहीं से एक इंपॉर्टेंट कहानी स्टार्ट हुई थी कि कभी भी अगर हमारे पास दो वेक्टर रहे जिसका इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो उस समय रिजल्टेंट डबल होगा अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, 0 होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, √2 टाइम्स होगा दोनों 90 है, √3 टाइम्स होगा दोनों 60 है, और इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा अगर उनके बीच का एंगल 120 है। क्या बोलो, समझा? यस सर। Yes, सर। Yes, sir. देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 14। जैसे ही हम √2 देखें, इक्वल मैग्नीट्यूड देखें, दिमाग में आ गया कि हाँ कुछ सीख के रखे, तब आप काम करना स्टार्ट करते हैं, आपका पेन भी उसी हिसाब से चलता है कि a और b परपेंडिकुलर बना दो क्योंकि √2 है। अगर इसी में √3 रहता तो a और b के बीच √60 बनाते, बोलो समझा? अगर यहाँ
यहाँ √2 टाइम्स के जगह पे √3 रहता, तो क्या ए और बी के बीच 60 डिग्री बना के बनाते? यस 60 कहां से आ गया? 60 कहां से आ गया? जो इधर सीखे थे अभी थोड़ी देर पहले सीखे थे, थोड़ी देर पहले सीखे थे, वहां से आया 60। ठीक है, तो आपको चीजों को इस तरीके से मॉड्यूलेट करने आना चाहिए। आपको न्यूमेरिकल्स में कमांड तभी होगा जब आप इतना तरीके से है ना अपने दिमाग को है ना नर्चर करेंगे, बनाएंगे, लगातार उस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताया गया वेक्टर में डिवीजन नहीं होता और बाकी तो रिजल्टेंट 120 पे सेम मैग्नीट्यूड का होता है, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, अगला हम लोग देखे थे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि आपको है ना इसका यूनिट वेक्टर निकालना, निकाल चुके हैं। यहाँ 6 वेक्टर के लिए आपको काम दिखा दिया गया। ये रहा आपके पास कि अगर उनके बीच का मैग्नीट्यूड एंगल इस तरह से एडजस्ट होगा तो क्या होगा। बढ़िया, ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग कर चुके। अगले दिन से थोड़ा इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए ठीक है, आज के लिए यही रहेगा आपका क्लास। ठीक है, अब इससे अगले दिन आगे की तरफ बढ़ेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, करेंगे अगले दिन भी। पहले आपको अगले दिन पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ में किसी को दिक्कत है क्या? तो जैसे कल इवनिंग में क्लास लगा था, हो सकता है आज भी इवनिंग में क्लास लगे। नेटवर्क अगर इश्यू नहीं करता है तो पैरेललोग्राम पूरा पढ़ाएंगे और फिर से है ना उसमें भी क्वेश्चंस है, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें भी करेंगे। ओके, ठीक है फिर, थैंक यू आज के लिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.